हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भूगोल के 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मैराथन क्लासेस है, इसमें हम लगभग 50 प्रश्न करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहीं के यहीं इनको याद करते जाइएगा ताकि आपके ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर होते जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नीस पर टिप्पणी लिखो। बुंदेलखंड चट्टान पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो बुंदेलखंड जो है वो आर्कियन क्रम की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। याद रखिएगा, बुंदेलखंड किस क्रम की चट्टानें हैं? बुंदेलखंड आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इनका निर्माण आद्य महाकल्प में हुआ है, मतलब सबसे पुराना जो कल्प था, सबसे प्राचीन जो कल्प था उसमें इसका निर्माण हुआ है। केदार और जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। तो 3 चीज़ आपको बुंदेलखंड पठार की याद रखनी है कि इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ है, मतलब ये आर्कियन युग की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है और ये आद्य महाकल्प में इनका निर्माण हुआ। क्या याद रखना है? आर्कियन क्रम की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, निर्माण इनका आद्य महाकल्प में हुआ है और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, निर्माण आद्य महाकल्प में और जीवाश्म का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौसर सीरीज। तो सौसर सीरीज के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये छिंदवाड़ा में मिलती है। जैसे चिल्पी सीरीज आपको बालाघाट में मिलती है, ऐसे ही सौसर सीरीज आपको कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा में मिलती है। याद रखिएगा, सौसर सीरीज कहाँ होती है? सौसर सीरीज छिंदवाड़ा में मिलती है। तो और सौसर सीरीज में मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। सौसर सीरीज में क्या मिलता है? सौसर सीरीज में मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। छिंदवाड़ा में ये पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें हैं। तो सौसर सीरीज कहाँ मिलती है? सौसर सीरीज में मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। छिंदवाड़ा में ये पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें हैं। तो सौसर सीरीज में मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें हैं। तो आपको दोनों या तीनों याद रखना है कि सौसर सीरीज़ कहाँ पाई जाती है। सौसर सीरीज छिंदवाड़ा में पाई जाती है और इसमें मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। और सौसर सीरीज़ जो है वो धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें। धारवाड़ सेल समूह खनिज संपन्न क्षेत्र होता है। जैसे कि कर्नाटक में भी ये पाया जाता है ये क्षेत्र, और ये बहुत ज़्यादा खनिज से संपन्न प्रदेश होता है। तो सौसर सीरीज़ में हम क्या लिखेंगे? मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं, छिंदवाड़ा में पाई जाती है और धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें हैं। इसके बाद हम अगला लिखेंगे सिकौली सीरीज। सिकौली क्या होता है? सिकौली हो चाहे सौसर हो, ये दोनों ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। नवीन तथा न्यून कायांतरित चट्टानें हैं। नवीन तथा मतलब नई चट्टानें इनको बोला जाता है सिकौली सीरीज को। यह सौसर सीरीज के ऊपर होती है। तो सौसर सीरीज जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है उसके ऊपर की जो सेल है वो धारवाड़ सेल समूह कहलाती है। नई तथा न्यू कायांतरित ये चट्टानें हैं, धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें होती हैं। तो सौसर सीरीज के ऊपर होती है, धारवाड़ सेल समूह की ये चट्टानें होती है और नवीन कायांतरित चट्टानें इनको बोलते हैं। किसको? सिकौली सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपली सीरीज। चिपली सीरीज जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, चिपली सीरीज बालाघाट और उसके आसपास पाई जाती है। इसमें स्लेट तथा फाइलाइट की मोटी परतें होती हैं। चिपली सीरीज में क्या होता है? चिपली सीरीज में स्लेट और फाइलाइट की मोटी परतें होती हैं। इसमें ज्वालाकुलों की पदार्थ का अंतर्वेदन हुआ है। तो याद रखिएगा, चिपली बालाघाट में पाई जाती है और चिपली जो सीरीज़ होती है उसमें स्लेट और फाइलाइट की मोटी परतें होती हैं। क्या होता है? चिपली में स्लेट और फाइलाइट की मोटी परतें होती हैं। ज्वालामुखी पदार्थ का अंतर्वेदन इसमें हुआ होता है। तो चिपली में क्या होता है? चिपली में स्लेट की और फाइलाइट की मोटी परतें होती हैं और ज्वालामुखी पदार्थ का इसमें अंतर्वेदन हुआ होता है। तो चिपली बालाघाट में स्लेट की मोटी परतें होती हैं, ज्वालामुखी पदार्थ का अंतर्वेदन इसमें होता है। अब हम पढ़ने वाले मध्य उच्च प्रदेश। ये आपका मध्य उच्च प्रदेश जो आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो मध्य उच्च प्रदेश नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच एक त्रिभुजाकार पठार है। मध्य उच्च प्रदेश क्या है? मध्य उच्च प्रदेश नर्मदा सोन घाटियों और अरावली श्रेणियों के बीच में ये जो पठार होता है, ये वाला जो होता है, ये त्रिभुजाकार जो पठार होता है, इसको हम मध्य उच्च प्रदेश बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नर्मदा सोन घाटियों और अरावली श्रेणियों के बीच ये एक त्रिभुजाकार पठार होता है। यह एक प्रपाती नगर होता है। इसके भाग होते हैं, इसमें अनेक भाग होते हैं, जैसे कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल श्रेणी, ये मध्य पठार में हो जाएगा। अब हम लिखेंगे मध्य भारत के पठार पर टिप्पणी लिखो।
मध्य भारत का पठार वही होगा जहाँ पे चंबल जो चंबल क्षेत्र होता है वो मध्य भारत का पठार कहलाता है। तो मध्य भारत के जो पठार होता है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो मध्य भारत का पठार जो है 20 डिग्री 10 से 26 डिग्री 4 8 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 5 से 79 डिग्री 1 पूर्वी देशांतर के मध्य होता है। तो 20 डिग्री 1 से 26 डिग्री 4 इतना याद रखिएगा। मध्य भारत का जो पठार है 20 डिग्री 4 से 26 डिग्री 4 8 और 74 से 79 डिग्री 10 तक होता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में ये फैला है मध्य भारत का पठार। यह पठार जो होता है उत्तर में यमुना के मैदान, पूरब में बुंदेलखंड के पठार, पश्चिम में राजस्थान के उच्च भू क्षेत्र तथा दक्षिण में मालवा के पठार के बीच स्थित होता है। ये जो पठार होता है क्या होता है? उत्तर में यमुना के मैदान से, पूर्व में बुंदेलखंड के पठार, पश्चिम में राजस्थान के उच्च भूक्षेत्र तथा दक्षिण में मालवा के पठार के बीच स्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 20 डिग्री 10 से 26 डिग्री 4 8, 74 डिग्री 5 से 79 डिग्री 1 से ऊपर मुरैना ग्वालियर में फैला है। ये उत्तर में यमुना के मैदान, क्योंकि ऊपर यमुना का मैदान रहता है, पूर्व में इसके बुंदेलखंड पठार रहता है, पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्र रहते हैं। जैसे कि आप मैप बनाते हैं, ये आपका जैसे मध्य प्रदेश का मैप है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो मध्य भारत का पठार होता है। तो इसके पश्चिम में राजस्थान आ जाता है, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, उत्तर में यमुना के मैदान आ जाते हैं और नीचे दक्षिण में इसके मालवा का पठार आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजावर सीरीज पे टिप्पणी लिखो। फ्रेंड्स, आप जो ये जो नोट्स हैं ये मेरे इसी प्रकार के हर विषय के नोट्स तैयार किए गए हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, हर विषय के अलग अलग टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते तैयार किए गए। तो आप अगर हमारा पैकेज लेना चाहते हैं पूरा कम समय में, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से रट डालिए। इस कोई भी संबंधित प्रश्न आता है आप इसी से जोड़कर उसको लिख दीजिएगा, तो आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि हैंड रिटन पढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि गैप में लिखा हुआ रहता है, सफाई से लिखा हुआ होता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं हमारा पूरा पैकेज तो ले सकते हैं। अगर आप हमारे प्री और मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। 2020 का मेंस लेना चाहते हैं, 2019 का मेंस लेना चाहते हैं, तो दोनों ही उपलब्ध है। आप दोनों ही मेंस के नोट्स ले सकते हैं। अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। प्री के नोट्स के साथ आपको प्री की टेस्ट सीरीज़ भी अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कल और आज जो कल निकल गया है, और आज मेरे चैनल पे डिस्काउंट था जिसमें सभी सॉफ्ट कॉपी पे 15% और हार्ड कॉपी पे 10% का डिस्काउंट था। तो आप अगर वो लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं आज रात के 12 बजे तक। इसमें जो सॉल्व पेपर प्रीवियस हैंड रिटन है उसमें भी आपको डिस्काउंट है, सभी 3 मार्कर में भी डिस्काउंट है। इसके अलावा केवल अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भूगोल की आपको 3 मार्कर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप इंस्टा मोजो से ले सकते हैं और आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। तो बिजावर सीरीज़ क्या होती है? बिजावर सीरीज निम्न कड़प्पा सेल समूह की ऊपरी परत होती है। बिजावर क्या है? बिजावर निम्न कड़प्पा सेल समूह की ऊपरी परत है। याद रखिएगा, जो बिजावर है, बिजावर कड़प्पा सेल में पाया जाती है। चट्टानें बिजावर, पन्ना व ग्वालियर में। इसकी बिजावर सीरीज़ की जो चट्टानें हैं वो ग्वालियर में पाई जाती है, पन्ना में पाई जाती है और बिजावर में पाई जाती है। पन्ना की प्रसिद्ध चट्टानें हीरे की यही है। बिजावर सीरीज़ में ही पन्ना जो हमारा विश्व में प्रसिद्ध है हीरा, तो हीरे के लिए, तो वो बिजावर सीरीज़ में ही होता है। तो बिजावर सीरीज़ निम्न कड़प्पा सेल समूह की ऊपरी परत है। इसकी चट्टानें बिजावर, पन्ना और ग्वालियर में होती हैं। पन्ना की प्रसिद्ध चट्टानें हीरे की यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर सीरीज़। तो ग्वालियर सीरीज़ ग्वालियर में है। तो ग्वालियर कहाँ पे है? हमारे भारत के मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर है। अरावली सेल समूह की ये चट्टानें हैं, यह बिजावर सीरीज़ के ही समान होती हैं। ग्वालियर सीरीज़ जो होता है वो बिजावर सीरीज़ के ही समान होता है। ग्वालियर सीरीज़ में ये भी याद रखिएगा कि ये अरावली समूह की ही चट्टानें हैं। तो ग्वालियर सीरीज़ क्या है? मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा में है, अरावली सेल समूह की चट्टानें हैं और ये बिजावर सीरीज़ के समान ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलचीर।
तलचीर क्या होता है? तलचीर जो है गोंडवाना कल्प का प्रथम शैल समूह है। तलचीर क्या है? गोंडवाना कल्प का प्रथम शैल समूह है। सोन महानदी घाटियों में ये पाया जाता है और सतपुड़ा क्षेत्रों में। सोन महानदी घाटियों और सतपुड़ा क्षेत्रों में तलचीर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तलचीर क्या है? गोंडवाना कल्प का प्रथम शैल समूह है, सोन महानदी घाटियों में पाया जाता है। इसके अलावा सतपुड़ा क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। तलचीर क्या है? गोंडवाना शैल कल्प का प्रथम शैल समूह, सोन महानदी घाटियों में, इसके अलावा सतपुड़ा क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। ग्वालियर सीरीज क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमा में अरावली शैल समूह की चट्टानें हैं, बिजावर के समान। तलचीर क्या है? गोंडवाना काल का प्रथम शैल समूह है, सोन महानदी घाटियों में पाया जाता है और सतपुड़ा क्षेत्रों में। बाघ सीरीज पर लिखो, बाघ सीरीज क्या है? क्रिटेशियस कल्प के शैल समूह है। बाघ सीरीज क्या है? क्रिटेशियस कल्प के शैल समूह है। नर्मदा घाटी के कुछ भागों तथा एस्चुरी के निक्षेपण से ये बनते हैं। बाघ सीरीज क्रिटेशियस कल्प से बने हैं और नर्मदा घाटी के कुछ भागों में नदी तथा एस्चुरी के निक्षेपण से ये बने हैं। तो बाघ सीरीज क्रिटेशियस कल्प के शैल समूह, नर्मदा घाटी के कुछ भागों में नदी और एस्चुरी के निर्माण निक्षेपण से ये क्या बने हैं? बाघ सीरीज बने हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो उत्तर पूरब में है, ये वाला जो भाग होता है ये बुंदेलखंड का पठार होता है। ये वाला जो भाग बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। तो 24°06 से 26°22 उत्तरी अक्षांश तथा 77°5 से 80°20 पूर्वी देशांतर के मध्य बुंदेलखंड का पठार होता है। तो याद रखना है 24 से 26 और 77 से 80, ये आपको याद रखना है। यह पठार कहाँ होता है? छतरपुर, टीकमगढ़, पिछोर, शिवपुरी, दतिया आदि में फैला है। दतिया में सोनागिरी, पीताम्बरा पीठ, खजुराहो यहाँ के प्रमुख केंद्र। तो आप जो भी बुंदेलखंड के बारे में पठार के बारे में जानते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। लमेटा सीरीज में, लमेटा सीरीज क्रिटेशियस कल्प के समूह है। लमेटा सीरीज कौन है? लमेटा क्रिटेशियस कल्प के समूह हैं। नर्मदा घाटी को छोड़कर मध्य प्रदेश के अन्य भागों में। आपको ये याद रखना है कि जो लमेटा सीरीज हैं वो नर्मदा घाटी में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निक्षेपण से बने शैल समूह ये होते हैं। लमेटा सीरीज के जो कण होते हैं वो निक्षेपण से बनते हैं। तो लमेटा सीरीज क्या है? क्रिटेशियस कल्प में बने हैं, नर्मदा घाटी को छोड़कर मध्य प्रदेश के अन्य भागों में निक्षेपण से बने ये शैल समूह होते हैं। कौन? लमेटा सीरीज। लमेटा सीरीज कब बने हैं? क्रिटेशियस कल्प के हैं, नर्मदा घाटी को छोड़कर मध्य प्रदेश के अन्य भागों में निक्षेपण से बने हैं। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी लंबाई है। सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में ये स्थित है। पचमढ़ धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं। मध्य प्रदेश की जलवायु तो मानसूनी जलवायु होती है। क्षेत्रीय इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं, तापीय विषमताएं पाई जाती हैं, वर्षा का असमान वितरण होता है और जलवायु अलग अलग ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। काल वैशाखी, जो कि काल वैशाखी के कारण भी कभी कभी वर्षा हो जाती है गर्मियों में। तापमान, समुद्र से दूरी, कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी की निकटता, उत्तर में हिमालय, ग्रीष्मकालीन त्योहार। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन कौन से जो कारक है प्रभावित करते हैं? एक तो ग्रीष्मकाल में तूफान आ जाता है, उत्तर में हिमालय, बंगाल की खाड़ी से उसकी निकटता, कर्क रेखा, समुद्र से दूरी, तापमान और काल वैशाखी। मध्य प्रदेश में जलवायु के कौन कौन से विभाग है? तो मध्य प्रदेश में जलवायु के 5 विभाग है। अर्ध शुष्क, स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। तो आपको याद रखना है स्टेपी प्रकार, अर्ध शुष्क, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, स्टेपी प्रकार और अर्ध शुष्क। 4 मध्य प्रदेश के जलवायु विभागों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, स्टेपी प्रकार और अर्ध शुष्क। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्षा का क्षेत्रीय विवरण। मध्य प्रदेश में वर्षा को इस प्रकार से बांटा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले, निम्न और अति निम्न। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? जो 150 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है। पचमढ़ी, महादेव, मंडला, सीधी,
बालाघाट में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मतलब 120 से 150 सेंटीमीटर, क्योंकि औसत जो होता है वो 75 से 125 है, तो औसत से अधिक मतलब 120 से 150। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर में आते हैं औसत से अधिक। औसत वर्षा वाले 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। इसमें मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले आ जाते हैं। औसत वर्षा में मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। तो हमने क्या लिखा, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र 50 से 75, औसत वर्षा वाला क्षेत्र 75 से 125, और जो औसत से अधिक है वो 120 से 150, और अधिक वर्षा है 150 से अधिक। तो इस प्रकार हमने 4 भागों में बांटा। नेक्स्ट है वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखो। तो औसत से अधिक अथवा कम वर्षा उसकी परिवर्तनशीलता कहलाती है। अगर औसत कोई हम एक औसत बना लेते हैं कि इतनी वर्षा हमारे क्षेत्र में होती है, अगर उससे कम वर्षा हो जाए या उससे ज़्यादा वर्षा हो जाए तो हम उसको वर्षा की परिवर्तनशीलता कहते हैं। प्रायः वर्षा की परिवर्तनशीलता कम वर्षा क्षेत्रों में अधिक और अधिक वर्षा क्षेत्रों में कम होती है। क्या होता है, कम वर्षा क्षेत्रों में अधिक हो जाती है और अधिक में कम हो जाती है। नेक्स्ट है संसाधन क्या है। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। क्या है, एक प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग, ये याद लिख लिएगा, ये आ सकता है कि प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना संसाधन का उद्देश्य होता है। संसाधन को कितने वर्गों में बांटते हैं, तो संसाधन को हम 3 वर्गों में बांटते हैं अलग अलग क्षेत्र। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक, मतलब किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है, जीवों से हुई है या जीवों से नहीं हुई है। तो जैविक और अजैविक, तो 2 प्रकार में हम जैविक संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम आ जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, जैविक और अजैविक। इसके और उद्देश्य के आधार पर क्या ये ऊर्जा देते हैं या ये ऊर्जा नहीं देंगे। तो ऊर्जा संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधन, तो ये हो जाएगा उसका क्या, उद्देश्य के आधार पर। इसके उपयोग की सततता के आधार पर, उपयोग किस प्रकार से होगा, तो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, मतलब हम उसके उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा होता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब होता है कि व्यक्तिगत संसाधन जो व्यक्ति के खुद के हों, राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र के हों, और विश्व संसाधन। तो इस प्रकार से संसाधन को 4 मेनली भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैविक, अजैविक, उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा और गैर ऊर्जा, उपयोग की सततता के आधार पर अनवीनीकरणीय और नवीनीकरण, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखो। तो संसाधनों के संरक्षण का अभिप्राय है संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता पूर्ण, विनाश रहित उपयोग। मतलब संसाधनों का संरक्षण इस प्रकार विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, मितव्ययतापूर्ण किया जाए, पुनर्भरण क्षमता अनुसार किया जाए, विनाश रहित इसका उपयोग किया जाए। तो क्या है, संसाधनों के नियोजित, विवेक, मितव्ययतापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता अनुसार, विनाश रहित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज पर टिप्पणी लिखो। मैग्नीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन जिलों से प्राप्त होता है। कहाँ से, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन। कुल भंडार देश का 12% मध्य प्रदेश में है। मैग्नीज के कुल भंडारण कितना है, मैग्नीज का कुल भंडारण 12% है देश का। तो याद रखिएगा जो मैग्नीज है वो देश का कितना प्रतिशत है, हमारे मध्य प्रदेश में 12। ऐसे याद रखिएगा कि जो मैगी है वो अब 10 की जगह 12 रुपये का आने लगा है, और इसमें मैगी जो वर्ड छुपा हुआ है। तो कुल भंडार देश का कितना है, 12% है मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी नदी जो है देश की 5वीं बड़ी नदी है, उद्गम अनूपपुर, लंबाई 1312। नेक्स्ट है चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है, उद्गम महू जानापाई पहाड़ियों से, और लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से है, लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, और मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। भारत की 5वीं नर्मदा है और मध्य प्रदेश की 5वीं बेतवा है। बेतवा की लंबाई कितनी है, बेतवा की लंबाई 480 किलोमीटर है। सोन का उद्गम कहाँ से होता है, सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है। सोन नदी की लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई।
नेक्स्ट है छिप्रा। छिप्रा को हम मालवा की गंगा बोलते हैं। छिप्रा को क्या बोलते हैं? ये चंबल की सहायक नदी है। छिप्रा की जो लंबाई होती है वो 195 किलोमीटर है। उज्जैन इसके किनारे बसा हुआ है और छिप्रा नदी का उद्गम काकरीवर्डी पहाड़ी से होता है। छिप्रा का उद्गम कहाँ होता है? इंदौर में काकरीवर्डी पहाड़ी है, वहाँ से होता है। ताप्ती का उद्गम ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से होती है। नर्मदा नदी के ये समांतर बहती है और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724। अभी आपने पढ़ा था कि 780 है सोन नदी की और ताप्ती की है 724। तवा नदी पर बताइए, तवा नदी पचमढ़ी महादेव पर्वत पर से निकलती है। होशंगाबाद नर्मदा नदी में इसका समापन होता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कहाँ पे है? तवा नदी पर ही है। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। काली सिंध की लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। किनारे स्थित शहर है देवास और सोनकच्छ। काली सिंध के किनारे स्थित कौन सा शहर है? देवास और सोनकच्छ काली सिंध के किनारे स्थित शहर है। तो याद रखिएगा, काली सिंध के किनारे पे कौन है? देवास और सोनकच्छ है। काली सिंध की लंबाई 150 किलोमीटर है देवास के बागली गांव में। नेक्स्ट है केन नदी पर टिप्पणी लिखो। केन नदी का वास्तविक नाम सुक्तिमती और दिरनामती है। यमुना की सहायक नदी है केन नदी। नेक्स्ट है बेनगंगा पे। बेनगंगा जो है सिमनी के पारसवाड़ा पहाड़ ठार से निकलती है। बेनगंगा के नाम बेवा या दीदी भी है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली ये एकमात्र नदी है। कौन सी? बेनगंगा। बेनगंगा सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंस नदी। टोंस नदी जो है सतना के मैयर या कैमूर पहाड़ी से निकलती है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है? सतना के मैयर या कैमूर पहाड़ी से निकलती है। टोंस की सहायक नदी है बीहड़ और बेलन। इसका प्राचीन नाम टोंस का है तमसा। नेक्स्ट है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। समापन इसका सिंध नदी में होता है और ये चंबल क्षेत्र में बहती है। कुंवारी नदी का जो उद्गम है वो शिवपुरी पठार से और समापन जो है वो सिंध नदी में होता है। तो याद रखिएगा, कुंवारी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से। सिंध नदी में समापन होता है, चंबल क्षेत्र में ये बहती है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले में होता है। समापन चाचौड़ा से होते हुए ये चंबल में बहती है। तो पार्वती का उद्गम तो कहाँ होता है? सीहोर में होता है। सीहोर का जो आष्टा है वहाँ से पार्वती नदी में होती है। चंबल की ये सहायक नदी है। कूनो नदी। कूनो नदी शिवपुरी पठार से होती है। चंबल नदी पर इसका समापन होता है। कूनो नदी की जो लंबाई है वो 180 किलोमीटर है। कूनो की लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर पर टिप्पणी लिखना। तो प्रति 1000 जन्मे शिशुओं में 1 वर्ष या उससे कम उम्र में मरे हुए शिशुओं की संख्या, ये मारे गए नहीं मरे हुए लिखिएगा, मरे हुए शिशुओं की संख्या को प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 साल में 1 साल से या उससे कम उम्र में मरे हुए बच्चों की संख्या को या शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मध्य प्रदेश में ये 47 प्रति 1000 है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 42 प्रति 1000 है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है किसी प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसे व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहते हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। मतलब नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा, ऊपर जनसंख्या आ जाएगी। नेक्स्ट है नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां पर नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो, ये सभी शामिल हो, उनको नगरीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहां पे नगर पालिका भी हो, नगर निगम भी हो, छावनी बोर्ड भी हो, वो क्या कहलाते हैं? नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। इसके लिए नगरीय क्षेत्र के लिए 3 शर्तें आवश्यक है कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 होना चाहिए, कार्यशील पुरुष का 75% गैर कृषि कार्य में लगना चाहिए और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो नगरीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए? सबसे पहले मेन जनसंख्या 5000 हो, गैर कृषि कार्य में 75% वर्ग लगा हो और जन घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ये इसकी शर्तें होती हैं। हमें लिंगानुपात अभी हमने पढ़ा कि शिशु लिंगानुपात पढ़ा था, तो वही मेन लिंगानुपात होता है जो भी भारत में 19.3 तो जन्म दर है। लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात में पुरुषों की संख्या नीचे जाएगी, ऊपर स्त्रियों की संख्या और इंटू 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात। तो जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में उसी आयु में महिला शिशुओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। क्या? 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में
प्रति 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में महिला शिशुओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मध्य प्रदेश में ये 918 है। शिशु लिंगानुपात बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या इंटू 1000। नेक्स्ट है 10 की वृद्धि कर किसे कहते हैं। यह 10 वर्षों की काल अवधि में 10 वर्षों की काल अवधि में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को बताता है। तो 10 की वृद्धि दर वर्तमान जनसंख्या पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या इंटू 100। पूर्व जनसंख्या नीचे आ जाएगी। अगला है साक्षरता दर। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत जनसंख्या का साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या इंटू 100। साक्षरता दर में क्या जाएगा, जो भी साक्षरों की संख्या हो बटे टोटल जो जनसंख्या हो 7 वर्ष से अधिक वाली इंटू 100। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 70% साक्षरता दर है। नेक्स्ट है जनांकीय लाभांश। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता को ही जनांकीय लाभांश कहते हैं। 16 से 64 वर्ष की आयु सीमा के दायरे में आने वाले लोग इसमें आते हैं। क्या कार्यकुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या की अधिकता होती है उसको जनांकीय लाभांश कहते हैं। 16 से 64 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कार्य सहभागिता दर। तो कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कर्मियों के प्रतिशत कार्य को कार्य सहभागिता दर कहते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF और नोट्स मिलते रहें। साथ में आप हमारे नोट्स स्पेशली एक हमारी जो टेस्ट सीरीज़ अभी प्रीलिम्स के लिए लाई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण सीरीज़ है, वो टॉपिक वाइज टेस्ट है। 10,000 प्रश्नों का एक अनूठा संग्रह है। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आप वो टेस्ट सीरीज एक बार जरूर लीजिएगा। जनसंख्या प्रक्षेपण किसे कहते हैं। तो प्रजनन मृत्यु तथा प्रवास की दी हुई प्रवृत्तियों के आधार पर किसी भावी तिथि पर जनसंख्या के संभावित आकार का अनुमान लगाना। मतलब जो आपके पास आंकड़े दिए हों उसके आधार पर जनसंख्या के संभावित आकार का अनुमान लगाना जनसंख्या प्रक्षेपण कहलाता है। कार्य सहभागिता दर किसे कहते हैं। कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कर्मियों के प्रतिशत कार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या जाल किसे कहते हैं। तो जब जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की संभाव्य दर से अधिक हो जाए। जब जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की संभाव्य समवृद्धि दर से अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होने लगती है। क्या हो जाए, जब जनसंख्या की जो वृद्धि है अर्थव्यवस्था की जो संभावित वृद्धि दर है उससे भी ज़्यादा अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होती है। ऐसी स्थिति को जनसंख्या जाल कहते हैं। किसे बोलते हैं जनसंख्या जाल। जब जनसंख्या की वृद्धि अर्थव्यवस्था की संभाव्य समवृद्धि दर से अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हो जाती है, इसे जनसंख्या जाल कहते हैं। गौड़ जनजाति पर। तो गौड़ जनजाति का उद्गम होता है कौन से, जिसका अर्थ होता है पहाड़। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश की प्रथम तथा भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की प्रथम है भील जनजाति और भारत की तीसरी है। और उत्पत्ति संस्कृत शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो इस प्रकार के वीडियोस और आपके लिए आ पाएंगे। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे 6260190944 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे नोट्स की डिटेल मिल जाएगी और आप जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।